ओके, मैं आऊंगी तो जरूर कांटेक्ट करूंगी। बताओ स्क्रीन दिख रही है? रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। हाँ, ओके ग्रेट। सो आज हम करेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन में डिसऑर्डर्स। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना इस चैप्टर में डिसऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या कर चुके हैं, हम मेंडल की बात सारी सुन चुके हैं, उनके ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमें करने हैं डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर के बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास मॉर्गन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक हमारे पास बढ़ेगा पेडिग्री एनालिसिस, और एक हमारे पास बचता है म्यूटेशन। म्यूटेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन म्यूटेशन से मतलब जर्नली म्यूटेशन में जो टर्म्स आती है ना उसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे एक बार म्यूटेशन तो तुम्हें पढ़ाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे पास ये 3 कॉन्सेप्ट बचेंगे, और हमारे पास दिन कौन सा बचेगा? फ्राइडे एंड सैटरडे। सो बेसिकली इस पूरे वीक में हमारा जेनेटिक्स ही चल रहा है, और बहुत ही स्लो और बहुत ही खोल के कराया है जेनेटिक्स, ताकि जितना तुम समझ पाओ उतना बढ़िया, राइट? तो कोई भी इसके बाद इस चैप्टर से डरेगा नहीं कि इसके क्वेश्चन नहीं निकलते, क्योंकि इसके क्वेश्चन हम साथ साथ में लगा रहे हैं, राइट? सो टारगेट ये है कि जेनेटिक्स से 12th ग्रेड में जेनेटिक्स वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। कभी उससे 6 आते हैं, कभी इससे 6 आ जाते हैं। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि यार इस चैप्टर से कम मिनिमम लगा लेती हूँ 5 क्वेश्चन तो आएंगे, वो पांचों के पांचों क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे। इस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं आज डिसऑर्डर की तरफ। डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसऑर्डर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं कह सकती हूँ 99.9% चांसेस है। 0.1% चांस इसलिए नहीं कह सकती, बाई चांस ना आए तो तुम कहीं मेरे को पता आगे सारे मेरे को पीटने, ऐसा मत करना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर से, ठीक है? तो डिसऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप के डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने डिसऑर्डर्स को। एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर, एक सेकेंड, ये ऐसा क्यों आ रहा है आज? ओके, नीचे सेट नहीं हो रहा, ओके। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे एक क्वेश्चन तो यही बनता है एग्जाम्पल पे कि कौन सा डिसऑर्डर मेंडेलियन है और कौन सा क्रोमोसोमल है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर किस में डिफेक्ट होता है? जीन के अंदर डिफेक्ट होता है। जीन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या डिफेक्ट होता है? या तो पूरा क्रोमोसोम, हमेशा पूरे क्रोमोसोम की बात होगी, ठीक है? तो मेंडेलियन वाले में जीन की बात होगी, क्योंकि मेंडल फैक्टर की बात करता था, मैंने ऐसे याद किया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पूरे क्रोमोसोम की बात है, या तो क्रोमोसोम एक सेल में, मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आना था 2 आगे, ठीक है, 3 आगे, या फिर कम आगे, ठीक है, या फिर इनके स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी हो गई है। तो जब क्रोमोसोम में गलती होगी तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो, राइट? उसके बाद हम पहुंचे थे डिसऑर्डर में, मेंडेलियन डिसऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ लिख ली थी, उसके साथ हमने एक टर्म करी थी एनिपुलॉइडी। एनिपुलॉइडी क्या होती है? मैम जब क्रोमोसोम एक नहीं मैम जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पेयर आ जाता है, जब या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पेयर आ जाता है या फिर वो कम हो जाता है, उसको कहते हैं ना एनिपुलॉइडी। यार एक से नीचे का दिखती है ना, हाँ, है ना? तो एनिपुलॉइडी हमने टर्म पढ़ी थी। तो देखो आज एक काम करो, एक पेपर निकालो साइड पे, पेपर के साइड में लिख लो, मतलब एक पेपर बनाओ, उस पर लिखो एनिपुलॉइडी, प्लियोट्रॉफी, मल्टीपल एलिलिज्म। और होमवर्क में तुम्हें ना इसकी सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है एक साथ। ये टर्म्स एक साथ बहुत कंफ्यूज करती हैं, ठीक है? तो होमवर्क में सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखनी है, तो दोनों तीनों के आगे ना 3-3 लाइन छोड़ देना, ओके? एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं ना, तो तीनों के आगे 3-3 लाइन छोड़ देना, इससे एक क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। एंड मैं बताऊंगी इससे क्वेश्चन कैसे निकले। तो एनिपुलॉइडी टर्म हमने अभी कर ली है, ठीक है? मल्टीपल एलिलिज्म अभी देखते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म हमने किस वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था? एक जीन के जिसके 3 एलील थे, ए बी और ब्लड ग्रुपिंग ना, ए बी और ब्लड ग्रुप, राइट? जिसमें एक जीन के 2 से ज्यादा एलील होते हैं, राइट? तो ये वाला हमने पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। अब हमने प्लियोट्रॉफी अभी तक नहीं किया, उस पे करेंगे। गुड आरती। नाउ ऑटोसोमल और सेक्स लिंक डिजीजेस पे पढ़ा था हमने कि यार क्रोमोसोम पेयर 23 होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है? मेरे शरीर का कोई भी सेल निकाल लो, उसको माइक्रोस्कोप में रख दो, कोई भी सेल निकालो और उसको माइक्रोस्कोप में लिखो, एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। एक सेल के अंदर, सब सेल के अंदर अपने अपने हैं। तो एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 पेयर को मैं ऑटोसोम कहती हूँ, क्योंकि वो मेरे सेक्स डिटरमाइन करने में कोई हेल्प नहीं कर रही है, मेरे सेक्स से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जो मेरा 23rd पेयर है, लास्ट वाला जो पेयर है 2 क्रोमोसोम का, मेरा होगा एक्स एक्स, क्योंकि मैं फीमेल हूँ। जो लड़के हैं उनका होगा एक्स वाई, क्योंकि वाई छोटा होता है साइज में, तो वैसे बना देती हूँ। तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? अब अगर जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोम के अंदर है तो उस डिजीज को बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और अगर डिसऑर्डर
सेक्स क्रोमोसोम के अंदर है तो उसको लेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, इतनी टर्म्स हमने कर ली थी, करेक्ट। यस मैम। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर मोस्टली रिसेसिव होते हैं, ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है इसलिए इंपॉर्टेंट थी। सेक्स लिंक डिसऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा दो वाले पढ़ने हैं, एक पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस और एक पढ़ना है हमने हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में हमने कौन सी वाली कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी है? रेड ग्रीन। रेड ग्रीन। रेड ग्रीन, जिसमें तुमको ये दिख नहीं रहा था, सारे के सारे कलर ब्लाइंड हो। यस मैम दिख रहा था, क्या लिखा है? मैम दिख रहा था, क्या बी लिखा है? डी लिखा है, यहाँ पे। डी लिखा है। नहीं मैम, ये लिखा हुआ है। रिसेसिव डिजीज है ये, और इसके हमने 2 क्रॉस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। और हमें पता चला था कि ये ज्यादा ना लड़कों को इफेक्ट करती है, लड़कियों को नहीं। इसी बात पे सारी लड़कियां क्लास की खुश हो गई थी। ऐसी चीजों से हमें याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट, इसके हमने 2 क्रॉस भी कर लिए थे और हमें पता चला था कि रेटिना में जो कॉन्स होते हैं रेड और ग्रीन वाले, भाई उसमें कोई डिफेक्ट आता है, इस वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। तो फेटल डिजीज नहीं है, तो इसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं, बस उस कलर में फर्क करने की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कलर में फर्क। इसके एग्जाम्पल किए थे और एग्जाम्पल हमेशा साथ में लिख के प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस था, पापा को डिजीज थी, पापा से किसको मिली? डॉटर। और मुझसे किसको मिली? सन। सन को। तो फादर से मतलब नानू से उनके ग्रैंड चाइल्ड को, सन को डिजीज गई, तो उसको कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। यस उसके बाद हाँ हीमोफीलिया। हाँ जी मैम जो हीमोफीलिया है ना मैम, उसका जरूरी थोड़ी ना है मतलब वो जरूरी थोड़ी ना कि बॉयज को ही होगी या गर्ल्स को ही होगी। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम कहते हैं मैक्सिमम चांसेस, हम ये कहते हैं कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती है। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है लड़कों को ज्यादा होती है, पर लड़कियों को भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, ठीक है, पर होती है। हीमोफीलिया बात कर रही हूँ मैं। हाँ हीमोफीलिया ना, हाँ तो वो भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्सेप्शंस है, हम जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मैक्सिमम केसेस में हम ऐसा देखते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, बिल्कुल हो सकती है दोनों को। यस मैम। ओके, अब हम करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है रॉयल डिजीज, रॉयल फैमिली में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की थी। हीमोफीलिया में होता क्या है, अगर तुम्हारे हाथ में, जैसे आज मेरे हाथ में कट लग गया, भाई मैं पत्ते काट रही थी और पत्तों के साथ मेरी उंगली कट गई, और मुझे पता चला, एक तो मैंने पत्ते सही से नहीं काटे, सब्जी मैंने खराब करी इतनी खतरनाक सी बनी है ना वो, बड़ी मुश्किल से खाई है मैंने तो खुद, मेरी रूममेट बेचारी शरीफ है, खा गई वो, या फिर हो सकता है वो मुझे रात को ताने दे, पर इससे मेरी उंगली कट गई बहुत बुरे से। तो जब उंगली कटी तो पहले तो ये थोड़ी देर ब्लीडिंग हुई है ना, फिर उसके बाद ब्लीडिंग रुक गई। तो ब्लीडिंग क्यों रुकी? मैम क्लॉटिंग हो गई। हाँ क्लॉटिंग होगी उसमें, राइट। तो उसके अंदर क्लॉटिंग होगी, इस वजह से वो रुक गई। तो मेरी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स थे जो आए उस जगह पे, और उन्होंने वो ब्लीडिंग रोक दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें काटनी तो आती नहीं सब्जी, तुम बैठो, हम क्लॉटिंग करते हैं। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि 7 मिनट्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर नस कट गई है तो बात अलग है, क्योंकि नस कटती है तब स्टिचेस लगते हैं, तभी बंद होती है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऊपर के कट ठीक हो जाते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है बड़े जरूरी है, अगर क्लॉटिंग ना हो तो बॉडी से तो खून निकलता चला जाएगा। तो हीमोफीलिया कंडीशन है जहां पे क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करते हैं। मैंने क्लॉटिंग फैक्टर, देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स ना बहुत सारे होते हैं, मैंने वर्ड बोला फैक्टर। फैक्टर का मतलब है बायो में दैट दिस इज समथिंग, कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, एंजाइम, प्रोटीन, समथिंग, समथिंग जिसकी स्टडी अंडर है, अभी स्टडी कंटिन्यू है। तो जब भी बायो में फैक्टर वर्ड पढ़ोगे ना, इसका मतलब है उस चीज की स्टडी अभी चल रही है, तुमको अभी पूरा उसके बारे में नहीं पता। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, लेकिन हम उसकी रिसर्च अभी भी कर रहे हैं, हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जिनको हीमोफीलिया होता है तो उनको कोई कट लगता है ना, तो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। या फिर देखो अगर छोटा सा कट लगा है तो काफी टाइम के बाद ब्लीडिंग रुकेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गहरा कट लगा है ना तो उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। सो दैट इज नोन एज हीमोफीलिया, हीमोफीलिक कंडीशन कहते हैं उसको। अब ये देखो, अगर ऐसा हुआ, कट लगा और ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो क्या डेथ हो सकती है किसी इंसान की? यस मैम। बड़ी डेंजरस डिजीज है ना, हाँ डेंजरस डिजीज है ना। तो इसलिए नेचर ने कहा कि डिजीज तो आ गई है पर मैं इसको रिसेसिव बनाता हूँ, तो ये है रिसेसिव। क्या ये सेक्स लिंक्ड है? नो मैम। यस यस मैम। कैसे है ये? यस अच्छा, सेक्स लिंक का मतलब पता है क्या है? सेक्स लिंक का मतलब इतना सा है कि इसका जो जीन है ना, क्लॉटिंग फैक्टर का जो जीन होगा यहाँ पर, वो हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ये मतलब है इसका। ओके यस देखो, मैम।
दो क्रोमोसोम होते हैं ना, एक्स एंड वाई, तो उनके ऊपर भी कुछ जीन्स होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। कलर ब्लाइंडनेस वाला वो जो जीन था कलर के हमारे कौन सा रूट वाला, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये, तो मैं इसको सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। राइट, इतनी बात क्लियर सबको? यस Yeah, मैम। ma'am. बहुत बढ़िया। अब हीमोफीलिया के बारे में वही पॉइंट है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, यानी कि अगर हमेशा पापा से स्टार्ट करना है, पापा को हुआ तो फीमेल, देन अगर फीमेल को है तो मेल को। हाँ, फीमेल को स्टार्ट हमेशा फादर से करेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस याद रखना, हमेशा फादर से करनी है। फादर को डिजीज है, डॉटर को गई, डॉटर से आगे बेटे को गई, हो सकता है डॉटर सिर्फ कैरियर है, लेकिन एक जीन जरूर जाएगा। ठीक है, ओके। यस मैम। तो ये क्रिस यस क्रॉस मैम। इनहेरिटेंस शो करता है, ये क्वेश्चन बनता है। अब ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है और एनसीईआरटी में नहीं दिया। हाँ, तो हीमोफीलिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया 2। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया दो टाइप का है, ए फॉर एप्पल और एक बी फॉर बॉय। राइट, ए बी में एक डिवाइड करते हैं हम इसको। अब उसके फैक्टर्स तुमको याद करने हैं, तो फैक्टर कैसे याद करोगे ए और बी वाले? देखो, बी से हमें बहुत आराम से याद हो जाएगा कि बी, हीमोफीलिया बी उसको होगा जिसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा, क्रिसमस फैक्टर। इसका नाम ही क्रिसमस फैक्टर है। और डिटेल में जाना है तो बैठ के पढ़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। राइट, लेकिन इसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। और हीमोफीलिया ए किसको होता है, जिनमें कौन सा फैक्टर काम नहीं कर रहा, नहीं बन पा रहा सही से? क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे लिखते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्रिसमस फैक्टर का दूसरा नाम है क्लॉटिंग फैक्टर 9। तो 8 और 9 याद रखना है हमें टर्म। ओके, ठीक है। मैम हीमोफीलिया में जो फैक्टर 8 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, ये जब नहीं होता तब हीमोफीलिया होता है। मैं लिख देती हूँ, एब्सेंस ऑफ दिस। जब देखो, क्लॉटिंग करने के लिए क्रिसमस फैक्टर भी चाहिए मुझे और क्लॉटिंग फैक्टर 8 भी चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर 8 भी चाहिए, 9 भी चाहिए। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन रहा बॉडी में, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ गया, बाकी सब बन रहे हैं, तो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी, मैं कहूंगी हीमोफीलिया ए हो गया इसे। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 9 वाला नहीं बन रहा है, क्रिसमस फैक्टर वाला नहीं बन रहा है, और फिर हीमोफीलिया होगा, तो हम कहेंगे इसको हीमोफीलिया बी वाला है। ठीक है, समझ आई? यस मैम। चेक कर दोगे? हाँ, कि जिनको हीमोफीलिया होता है ना, उनको हीमोफीलिया दो तरीके के हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो बच्चे हैं, दोनों को हीमोफीलिया है। तो हमने देखा कि जो ये वाला बच्चा है ना, जो फर्स्ट बच्चा है, इसको हीमोफीलिया है, तो हमने पता किया कि इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर मिस है, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 वाला मिस है। 8 वाला क्लॉटिंग फैक्टर इसकी बॉडी में नहीं है, इसकी वजह से इसे हीमोफीलिया ए है। और जो सेकंड वाला बच्चा था हमारे पास, उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 वाला नहीं बनता, तो 9 वाला नहीं बनता इसलिए उसको भी हीमोफीलिया, लेकिन उसके हीमोफीलिया को हीमोफीलिया बी कहते हैं। ठीक है, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तो मैंने बनाई भी नहीं। डन मैम सबका? जिसमें आपने शो किया था, यस मैम ये वाला। ठीक है, सबका डन? यस मैम। बहुत बढ़िया बात है, ओके ग्रेट। एक सेकेंड, डन मैम। अनीश, साहिल क्यों नहीं आया आज? नो आइडिया मैम। मुझे लगा तुम दोस्त हो, क्या तुम दोस्त नहीं हो? फंस गया बेचारा, खैर क्या बोलूं। अच्छा, उसको जरा मैसेज पहुंचा देना आया कैसे नहीं हो क्लास में। ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज यानी कि हमने सेक्स लिंक वाली कर ली है। कौन सी सेक्स लिंक वाली डिजीज करी है हमने, बताओ? हीमोफीलिया। ब्लड की कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, दिखाई संग ढंग से नहीं दे रहा और हाथों से खून निकलना, दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इस तरीके से याद किया, भूलना मत। अब करेंगे ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज में सबसे पहले हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को कैसे करते हैं हम? सिकल सेल एनीमिया क्या कंडीशन होती है कि आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल शेप हो जाती है। आरबीसी की नॉर्मल शेप क्या होती है? राउंड। ओवल। ओवल होती है शेप। और अंदर से थोड़ा सा पिचकुसा होता है, दिस इज एन ओवल शेप, नॉर्मल। और Yes, और वो सिक्कल के केस में क्या होता है, वो सिक्कल शेप हो जाती है, मतलब ऐसा सा, है ना, थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो ये सिक्कल हो गया। तो ये सिक्कल शेप जो होती है,
ये कैसे आरबीसी की हालत हो गई? ये होती है सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन में। अनीमिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ब्लड डेफिशिएंसी को कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के अनीमिया होते हैं, ब्लड डेफिशिएंसी को कहते हैं। तो हुआ क्या, हाँ वो भी ठीक है, वो भी कह सकते हैं हम। गलत नहीं बोल रहे तुम, क्या नाम है, आरती। सो हुआ क्या, हीमोग्लोबिन के पास सॉरी आरबीसी के पास पड़ा होता है हीमोग्लोबिन, राइट। अब जो हीमोग्लोबिन होता है उसके पास एक हीम ग्रुप होता है और ग्लोबिन की चेन्स होती है, इतना पता है हमें। और सेंटर में Yes, आयरन ma'am. होता है। तो अब इसके एक सेकंड, अरे यार हाथ पे लग गया, सॉरी। सो हमें जो याद रखना है वो ये बात कि अभी हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन के पूरे डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे, क्योंकि मैं तुम्हें हीमोग्लोबिन नहीं पढ़ा रही, मैं तुम्हें डिजीज पढ़ा रही हूँ। तो मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक चीज पढ़ा रही हूँ, स्पेसिफिक ऑर्डर में पढ़ाऊंगी। अगर तुमको उसकी डिटेल में जाना है तो ये तुम्हें मिलेगा कार्डियक वाला सिस्टम, जो हमारा चैप्टर है ना, ब्लड हार्ट, जिसमें तुम पढ़ते हो। यस मैम। यस, सर्कुलेटरी वाले चैप्टर में इसके बारे में ज्यादा डिटेल मिलेगी। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अगर कोई मॉड्यूल उठाओगे तब भी हीमोग्लोबिन की डिटेल मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करना। डिजीज बहुत अच्छे से करके जानी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की करके जानी है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ओके। तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास आयरन होता है। हम कहते हैं ना खून की कमी हो तो आयरन खाओ, हरी चीजें खाओ, यस मैम। एग्जैक्टली। जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें ब्लड में, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसलिए लड़कियों को सजेस्ट भी किया जाता है कि आप आयरन टैबलेट्स लो पीरियड्स के टाइम पे, राइट। हाँ, पालक से भी होता है, करेक्ट। तो ये हीमोग्लोबिन के, हमने हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये ग्लोबिन है, हिम ग्रुप है, सॉरी, हमारा हिम ग्रुप है जिसमें आयरन लगा हुआ और उसके साथ ग्लोबिन की चेन लगी होती है ऐसे ऐसे। और ग्लोबिन की चेन ना दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन से टाइप की होती है, एक होती है अल्फा चेन, दो अल्फा चेन्स होती है और दो बीटा चेन्स होती है, ठीक है। अब ये चेन किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। और प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं ना कि मोतियों की माला है, हम कहते हैं ये पूरा प्रोटीन है। तो इस मोतियों की माला में एक जो मोती है उसको हम क्या कहते हैं, ये उसका अमीनो एसिड Amino acid. ना। तो यहाँ पर भी अमीनो एसिड ही लगे हुए हैं, बीटा चेन में भी अल्फा चेन में भी। तो मैं बीट ऐसे बना देती हूँ। अब देखना मैंने कितने बनाए, यार इधर नहीं बनाती, इस वाले में बनाती हूँ। अब यहाँ पर सब ध्यान देना और मुझे तुम खुद ही काउंट करके बताना इसमें तो बराबर नहीं कि कितने बनाए हैं मैंने। ये है। कितने बनाए अमीनो एसिड बीटा चेन में, 6। तो 6th अमीनो एसिड में हो गई गड़बड़, 6th अमीनो एसिड में हो गई गड़बड़। ओके ऋत्विका, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो 6th अमीनो एसिड में गड़बड़ हुई तो हुआ क्या। अच्छा मुझे बताओ, जब कुछ अच्छा होता है तो तुम क्या करते हो, कैसे चीखते हो। ऑप्शन दे देती हूँ, परेशान क्यों होते हो। अगर कुछ बहुत अच्छा होता है तुम कैसे चीखते हो, ये ऐसे बोलते हो। Yes, Yes, और अगर कुछ, जब ma'am. कुछ गुड होता है तो ऐसे चीखते हो, और अगर कुछ बैड होता है, एकदम से सडनली कुछ बैड हो जाए तो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये या वही होते हैं। तो ये वाला जो है वो खुशी में है जब सब कुछ बढ़िया है, और ऊ वाली फीलिंग आती है जब सब कुछ खराब है ना। तो ये में तुम क्या वर्ड पकड़ोगे, ए। तो 6th पोजीशन पे अगर अमीनो एसिड है गैग, GAG गैग, ए से ये याद रखेंगे तो सब कुछ ठीक है। तो आरबीसी कैसी होगी, आरबीसी हमारी होगी नॉर्मल, oval shaped. ठीक है। नॉर्मल होगी क्यों, क्योंकि एचपी की जो बीटा ग्लोबिन की चेन है वो बहुत बढ़िया है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो जब सब कुछ नॉर्मल है तो सब कुछ ये है मतलब गैग है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए, तो 6th पोजीशन पे म्यूटेशन होगी, 6th पोजीशन पे म्यूटेशन होगी तो क्या होगा कि 6th पोजीशन पे गैग को रिप्लेस कर देगा, गैग को म्यूटेशन हो गई इसमें और इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, गैग की जगह आ जाएगा ऊ। ऊ की साउंड कैसे आएगी, ऊ की साउंड से तुम याद रखोगे जी, UG. यस, GUG गूग। सो गैग से गूग बना है, तो हमेशा याद रखना पहले हैप्पी फीलिंग आनी है फिर सैड आनी है, राइट। तो पहले ए वाला आएगा और यू आएगा क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। तो गैग से गूग बन जाता है। तो अमीनो एसिड गैग किसके लिए कोड करता है, Valine.
एनिलीन टू वेलिन। एनसीईआरटी देख के बताओ सारे, देखो 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 देखो, पेज नंबर बताओ कौन सा एनसीईआरटी का, खोलो। मैम ग्लूटामिक टू वेलिन। ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन। ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड था जो नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, तो हमें 6 पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन पे ग्लूटामिक एसिड चाहिए, तो बीटा ग्लोबुलिन से जी से ग्लूटामिक एसिड याद रखना जो सही है, लेकिन वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह आ गया है दुष्ट पापी वेलिन, और वेलिन जैसे ही आया उससे क्या हुआ, बीटा ग्लोबिन का काम खराब हो गया। मेरे को बताओ, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल तो पूरा बना ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, हीमोग्लोबिन तो अपने नंबर से बन रहा है, फर्क क्या आया है, क्वालिटी में फर्क आया है। कैसे कि जो बीटा चेन थी ना, उस बीटा चेन की 6 पोजीशन पे एक अमीनो एसिड बदल गया है, जिसकी वजह से जिस आरबीसी में ये बदला है वो आरबीसी थोड़ी भोखलाई हुई होगी, बाकी थोड़ी नॉर्मल चल रही है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि क्वालिटी में फर्क आ गया, क्वांटिटी में फर्क नहीं आया, ये बोल सकती हूँ मैं। अभी आरबीसी तो उतनी ही बन रही है जितनी बन रही थी, लेकिन Yes, क्वालिटी ma'am. खराब होगी ना, हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर दी, राइट, करेक्ट, इतनी बात सही, यस मैम। बहुत बढ़िया है। अच्छा, फिर पढ़ लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, तुम पेपर में नहीं लिखोगे, ऑटोजोमल है, ठीक है, सेक्स लिंक नहीं है। पहला क्वेश्चन ये एक एक लाइन पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है 4 मार्क का। ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ये है क्वेश्चन जो तुम्हें तंग करेगा। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है क्यों, क्योंकि ये बीटा ग्लोबिन की क्वालिटी खराब कर रहा है, क्वालिटी खराब कर रहा है। ओवरऑल हीमोग्लोबिन के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ओके। यस मैम। और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है क्योंकि ये मार सकता है किसी को, कैसे, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर आरबीसी सिकल शेप की हो जाएगी तो वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, तो जिनको भी सिकल सेल एनीमिया होता है वो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाते हैं, बचपन में मोस्टली उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में फंक्शनिंग नहीं हो पाती ऑर्गन्स की, एंड दे पास्ड अवे अर्ली एज में, राइट। तो इट्स रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके कैरियर्स होते हैं, अब जिसके कैरियर्स होते हैं उनके साथ पता क्या होता है, उनके कुछ आरबीसी ना बीच में सिकल शेप की होती है और फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो अच्छा एक बात बताओ, वो कौन सी बीमारी थी जिसमें जो जो भी पैरासाइट था वो आरबीसी के अंदर जाता है और फिर उसको तोड़ता है और उससे फीवर आते हैं, प्लाज्मोडियम। मलेरिया। मलेरिया, हाँ। मलेरिया। तो इसके साथ एक बहुत कमाल का पॉइंट है, याद रखना, बहुत कमाल का पॉइंट है, दैट कि जिन लोगों को कैरियर है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जो कैरियर है मतलब कि उनके पास एक जीन है जिसको हम एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक जीन है जिस मतलब एक क्रोमोसोम है जिसके पास ये है, एस मतलब जिसको डिजीज मतलब ये जीन है डिफेक्टिव, और एचबी इनके पास नॉर्मल है, ठीक है, तो ये कैरियर है, एक डिफेक्टिव जीन है इनके पास, एस मतलब डिफेक्ट, और एक Yes, ma'am. नॉर्मल है। तो इनके साथ क्या होता है, इनकी बॉडी में ना कभी कभार नेचुरली अपने आप से आरबीसी सिकल शेप में जाती है, फिर वापस से आ जाती है नॉर्मल, फिर सिकल शेप में जाती है, वापस से आती है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता लेकिन कोशिश करता रहता है। तो इन लोगों को ना मलेरिया नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो अफ्रीका में ये बहुत है, अफ्रीका में ऐसे बहुत, क्योंकि वहाँ मलेरिया बहुत है, तो अफ्रीका में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैरियर्स हैं सिकल सेल एनीमिया के, और वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट है, उनको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मोडियम घुस भी जाए किसी आरबीसी में, उनके कोई ना कोई आरबीसी ने सिकल शेप में चले जाना है, तो प्लाज्मोडियम ना अपनी वो जिंदगी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मलेरिया फैल नहीं पाता उनकी बॉडी में। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। बेटा स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है ना तुम्हें, आर्यन? हमारे वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा है तो। डन, सबको समझ आ गया? तो ये डायग्राम देखो एनसीईआरटी का लेबल करने के लिए बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना नॉर्मल हीमोग्लोबिन है एचपी, तो उसमें जीन क्या लिखा है यहाँ पे, गैग। गैग क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ये 6th पोजीशन पे है, ठीक है, तो बढ़िया से सब चल रहा है। अब सिक्कल सेल के केस में हमने क्या देखा कि गैग की जगह गूग आ गया, ठीक है, तो गैग की जगह गूग आना है, याद रखना। 6th पोजीशन पे, पोजीशन मत बदल देना। बहुत बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट डिजीज है हमारी फिनाइल कीटोनेरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोनेरिया बहुत प्यारी डिजीज है, और इसके साथ बहुत प्यारी डिजीज है 30 सेकंड साइलेंट मेरी खुद की बकवास के लिए
इट्स नॉट ए प्यारी डिजीज है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है यार, किसी को नहीं होनी चाहिए, सबसे डेंजरस लग रही है मुझे तो फिनाइलकीटोनुरिया एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन है, तो डिजीज इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज क्या करती है, तो मुझे पहले ये बताओ कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, सेक्स लिंक या ऑटोसोम? सेक्स लिंक्ड। सिकल सेल एनीमिया में बेलीन बनता है तब प्रॉब्लम होती है या ग्लूटामिक? वैली अल्फा चेन में कौन से पोजीशन पे चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड? 6 पोजीशन। बीटा चेन पे होता है। बीटा चेन पे होता है, अल्फा चेन पे नहीं होता। बड़े कार्टून इंसान हो तुम सब। मैंने गलत नहीं बोला, मैं तेरी नॉलेज चेक कर रही थी। तो क्वेश्चन कहाँ सुना? वही मैम, फिर मैंने बोला कि आप मैम बीटा चेन पे 6 पोजीशन पे होता है। अच्छा वाह, क्वेश्चन ध्यान, मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं ना, तो नन ऑफ द अबव हो गया ना। ध्यान से सुना अगर क्वेश्चन, अच्छा चालाक मत बन। ओके, अब एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइलएलेनिन। हाँ रितवी का गलती से ना फ्लो में बोल दिया, हो जाता है कभी कभार ना। ये मुझे कुछ याद आ गया, छोड़ो। फिनाइलएलेनिन ये है हमारा प्यारा सा अमीनो एसिड, बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। एक एंजाइम आते हैं, बहुत प्यारे से एंजाइम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंजाइम है ये, इनके ऊपर हम ऐसे चक्र बना देते हैं खुशी का। तो ये प्यारा से एंजाइम आता है और फिनाइलएलेनिन को किस में चेंज कर देता है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? ये टायरोसिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ अ प्रिकर्सर। प्रिकर्सर क्या होता है? मैम जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिकर्सर होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का मटेरियल, प्रिकर्सर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर तुम चाय बना रहे हो तो उसके लिए प्रिकर्सर, तुम्हारे जितने इंग्रेडिएंट्स है वो प्रिकर्सर है, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो प्रिकर्सर है। ठीक है, तो टायरोसिन एक्ट एज ए प्रिकर्सर। टायरोसिन का यूज़ करके और चीज़ें मिला के हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि मेलेनिन मेरे स्किन का कलर है बिकॉज ऑफ मेलेनिन, तो मेलेनिन बिना टायरोसिन के बन ही नहीं सकता, उसको टायरोसिन चाहिए। जैसे थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं? जो थायराइड ग्लैंड बनाते हैं, है ना, यहाँ पर होते हैं ना हमारे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रोथ हार्मोन है, राइट। प्री एक्टिवेटर भी कह लो, चलो ज़्यादा साइंटिफिक टर्म होगी। प्रिकर्सर का सिंपली मीनिंग यही है कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। और ये टायरोसिन फिनाइलएलेनिन के बिना बनेगा नहीं, और फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में चेंज हो सकता है जब उसका एंजाइम हो। तो फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज क्या होगी? अगर मैं तुक्का भी मारूं तो क्या लगता है किस में खराबी होगी? फिनाइलएलेनिन में, एंजाइम में, या टायरोसिन में? एंजाइम में प्रॉब्लम हो गई, एसिड में होगी, अमीनो एसिड में होगी। अमीनो एसिड में होगी। चलो सस्पेंस है, कर लेते हैं स्टार्ट। ओके 1 2 3 तो नॉर्मल है। इसके बाद है फिनाइलकीटोनुरिया रिसेसिव डिजीज है और ये पिलियोट्रॉफी शो करती है। पिलियोट्रॉफी का क्या मतलब है? पीछे मैंने वर्ड लिखाया था ना, अब उसका मतलब पता चलेगा। तो फिनाइलएलेनिन चेंज होता है टायरोसिन में। टायरोसिन एक्ट एज ए प्रिकर्सर, किसके प्रिकर्सर की तरह काम करता है? मैक्सिमम तुमसे इतना ही पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में ये डिजीज मेंशन नहीं है सही से, तो इसको ये यहाँ पे स्लाइड में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। मेलानिन के लिए डोपामाइन पढ़ा था हमने ड्रग वाले में, याद है किसी को? यस मैम। क्या होता था? ड्रग वापस डोपामाइन वहां फंस जाता था, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती थी। हाँ, कोकेन बनने वाले इंसान को बहुत खुशी होती है, इसलिए उसको नॉर्मल चीजों से खुशी फील नहीं होती है, तो दैट इज वेरी डिप्रेसिंग ना। उसको खुशी नहीं होती किसी चीज से। मैं जॉक मारूंगी उसको हंसी नहीं आएगी, है ना, कितनी गलत बात है, कितनी फनी हूं मैं फिर भी नहीं। एड्रेनलिन बनाने के लिए भी यूज होता है टायरोसिन, और थायराइड हार्मोन के लिए भी प्रिकर्सर का काम करता है। ये रे, हाँ, यूफोरिया की फीलिंग होती है वो। ये रे 4 पॉइंट्स, और इनमें से क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से। टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है? ठीक है, डिफेक्ट कहाँ हुआ? फिनाइलएनिलीन हाइड्रोक्सिलेट नॉट फॉर्म्ड एज फिनाइलकीटोनुरिया जीन इज अफेक्टेड। तो फिनाइलकीटोनुरिया है क्या एग्जैक्टली? इट इज अ नेम ऑफ अ जीन, नेम ऑफ अ जीन। इस जीन ने एक्सप्रेस करना है खुद को, जब ये एक्सप्रेस होती है तब ये बनाती है फिनाइलएनिलीन हाइड्रोक्साइलेज। लेकिन अगर इसी जीन में कोई गड़बड़ी हो गई तो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा, तो टायरोसिन नहीं बनेगा। फिनाइलएनिलीन तो बॉडी में बन रहा था अमीनो एसिड, लेकिन उससे आगे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? बॉडी में बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा ये, और ये जो अक्यूमुलेट होता है ना, इसकी एक तो ना एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम है, तो कुछ तो ये
सूसू के रास्ते चला जाता है, सूसू की फॉर्म में निकल जाता है बॉडी से, लेकिन इसकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसको देखो कितनी सारी चीज़ों में चेंज करना था, तो बॉडी में तो अच्छे खासे अमाउंट में बन रहा है, तो ये जाके एक्यूमुलेट होने लग जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, स्पेशली ब्रेन में, और ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होगा तो क्या कर देगा, मेंटल रिटार्डेशन कर देगा, ऐसी वाली खतरनाक कंडीशन कर देगा। तो फिनाइलक्यूटिनेरिया का मतलब है फिनाइलक्यूटिनेरिया का जीन वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बनता, तो फिनाइल एलिनिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और ये जो थायराइड हार्मोन, एड्रेनलिन, डोपामिन एंड मिलेनिन, इनकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाती है, सिंथेसाइज नहीं हो पाते सही से। समझ आई बात? Yes, ma'am. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज नॉट फॉर्म्ड एज फिनाइलक्यूटिनेरिया जीन इज अफेक्टेड। फिनाइल एनिलीन एक्यूमुलेट होगा कैसे, फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में भी एक्यूमुलेट हो सकता है या फिनाइल एनिलीन की फॉर्म में भी एक्यूमुलेट हो सकता है। एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई चीज इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये ब्रेन स्कैन है, ये ब्रेन का स्कैन है, और इस इंसान को क्या डिजीज है, फिनाइलक्यूटिनेरिया। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे और तुम जब डॉक्टर बनोगे तो तुम मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर तुमको छोटे छोटे वाइट से धब्बा दिखेगा, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिनाइलक्यूटिनेरिया सिचुएशन सिखा रहा है कि यहाँ पर क्या इकट्ठा हुआ है, फिनाइलिन। Lalanine. हाँ, तो याद क्या रखना है, एंजाइम जो है वो नॉट फॉर्म्ड, ध्यान से सुन लो और कहीं लिख लो। और अक्यूमुलेट क्या होता है, इकट्ठा। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है और एंजाइम नहीं बन रहा है, उल्टे सीधे मत कर देना, रट्टे में हो जाता है ये। तो यहाँ भी वो तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है हमारा फिनाइल एलिनिन, ठीक है। स्कैनिंग में तो छोटे छोटे आते हैं कि ये तेरी बात समझ नहीं आई, टाइप कर दे। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन, कोई डाउट? प्रीवियस स्लाइड मैम दोबारा से रिपीट कर दो जो आपने समझाया थोड़ा सा, स्कैन वाला। तेरी प्रॉब्लम बता क्या, तू ना पीछे कुछ कर रही होती है, इसलिए तेरे को मेरी बात एक बारी में समझ नहीं आती है ना, ये करती है ना तू? हाँ मैम। हाँ, तेरा फोकस जाता है तभी तुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती है, देखा है मैंने, फोकस से पढ़ा कर, मैंने कल ही बताया था ना। हाँ बेटा, ऐसे ही शमा, ऐसे ही आता है, ये एक्चुअल स्कैन निकाला है यार मैंने, इस थोड़ी बोल रही हूँ मैं पागल, मैं थोड़ी बना लूंगी ये, कितना कितना क्रिएटिव समझते हो तुम मुझे बेटा। ओ पागल बच्ची, पीछे मत देख, इधर देख, ये देख, ये ब्रेन स्कैन है और हम इसमें दिखा रहे हैं कि फिनाइल एनिलीन, देखो जब उसका एंजाइम नहीं आया ना तो ये बॉडी में ये इकट्ठा हो गया, तो ये अलग अलग जगह पे इकट्ठा होता है, और एक इसकी बहुत फेवरेट जगह है जो है ब्रेन, तो ये ब्रेन में जाकर जब इकट्ठा होता है तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ध्यान से देखेगी ना, बहुत ध्यान से देखेगी, तो यहाँ पे तुझे छोटे स्पॉट की तरह दिखेंगे, ब्रेन को बहुत एंगल से देखा जाता है ना, तो ये एक है उसका स्कैन। तो यहाँ पे जो स्पॉट की तरह तुमको दिख रहा है वो फिनाइल एनिलीन यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। तो तुमको याद रहे इकट्ठा फिनाइल एनिलीन हो रहा है, इसलिए ये पिक्चर यहाँ लगाई है। अब हो गया, समझ आया? ठीक है, ओके चलो। नेक्स्ट आता है हमारा, किसी ने नहीं पूछा ना प्लियोट्रॉफी क्या होता है, मैम आपने बताया ही नहीं। पूछा तो नेक्स्ट चीज इस पे चलेगी। दिया प्लियोट्रॉफी था, क्या आप होता बोलते है? मैं होमवर्क दूंगी। नहीं, मैं यहाँ बताने वाली हूँ, डेफिनेशन तुम लिख के आओगे। प्लियोट्रॉफी का मतलब है एक जीन है लेकिन बॉडी में बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल कर रहा है। मेरी बॉडी का एक जीन है जो डिसाइड कर रहा है मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरी बॉडी का एक जीन है जो डिसाइड कर रहा है कि मेरी पेनक्रियास में इंसुलिन बनेगा। एक जीन एक फंक्शन कर रहा है, नॉर्मल चीज है, लेकिन कुछ जीन्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक जीन मैनी डिसऑर्डर नहीं, एक जीन जब एक से ज्यादा फंक्शन तुम्हारी बॉडी में परफॉर्म करता है उसको प्लियोट्रॉफी कहते हैं। एक जीन एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको प्लियोट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। डिजीज का रीजन नहीं है ऋत्विका ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, फिनाइलकीटोनुरिया ने जो एंजाइम बनाया था उस एंजाइम की मदद से मेलेनिन बनाने में मदद हो गई, डोपामिन के बनाने में मदद हो गई, एड्रेनलिन के मदद हो गई, थायराइड हार्मोन बनाने के मदद होगी। और ये सारे हार्मोन बॉडी में तो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो एक जीन एक्सप्रेस हुआ तो बॉडी के कितने सारे काम फिजिबल हो गए ना। तो इसलिए मैं कहूंगी कि जो जीन है ना फिनाइलकीटोनुरिया, दिस इज प्लियोट्रॉफिक इन नेचर। ये प्लियोट्रॉफी शो करता है या ये प्लियोट्रॉफिक इन नेचर है, क्योंकि ये अकेला काम करता है तो बॉडी के कितने सारे काम हो जाते हैं। समझ आई बात?
यस मैम। तो इसकी डेफिनेशन तुम खुद लिखोगे, बताना मेरा काम था। अब आगे है एक डिजीज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 टाइप की होती है। वो कौन सी डिजीज थी जो मैंने बताई थी जो 2 टाइप की होती है अभी तक, इससे पहले? हीमोफीलिया। Hemophilia. क्या क्या नाम की होती है? तो हीमोफीलिया बी में, ओके ओके सारे माइक बंद करो। तो हीमोफीलिया, मैं इतना पीटूंगी ना तुझे, तुझे को याद रखेगी। माइक बंद कर। चल मुझे इसमें लिख के, अब मेरे इसने क्वेश्चन खा दिया यार। थोड़ी देर में आती हूँ मैं। गिर गई। हीमोफीलिया बी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कुछ। हाँ इसने बता दिया। मैं फिर से पूछ नहीं लो, प्रतिभा, हम बताएंगे। नहीं मैम प्रतिभा, नहीं आया था समझ। क्या नहीं समझ आया था? मैम ना तो क्वेश्चन समझ आया ना ही आंसर, क्योंकि मिक्स कर गई थी वॉइस। अच्छा ठीक है, तो सारे माइक बंद करो भाई। पहले मुझे बताओ, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो मुझे रेस कर दो हैंड अपना। प्रतिभा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में एक जीन खराब हुआ और वो सिर्फ बीटा ग्लोबिन की चेन को इफेक्ट कर रहा था ना, बॉडी के बाकी फंक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो प्लियोट्रोफिज्म नहीं शो कर रहा। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, उस कंडीशन में अगर एक एंजाइम नहीं बना तो बॉडी के कितने सारे फंक्शंस रुक गए, तो इसलिए वो प्लियोट्रोफिज्म एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब है हमारे पास कंडीशन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, हाँ, थैलेसीमिया हमें क्या बताता है? थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कौन सा है। ठीक है, तो ये है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर्स की बात होगी, नंबर, ठीक है, या फिर अमाउंट की जहां बात हो। और क्वालिटेटिव का मतलब है कितनी उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी। राइट। जैसे नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे कितने हुए, वो क्वांटिटी ऑफ लेक्चर्स है। और लेक्चर मैंने किस तरीके से पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, राइट। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझ आया ना भाई? यस मैम। मैम। ओके ओके रित्विका, बताती हूँ। सो थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ये नीट का क्वेश्चन है। ऑटोसोमल है, ये भी हम ऑटोसोमल कर रहे हैं, ये भी रिसेसिव है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो थैलेसीमिया और क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया का कंपैरिजन इसलिए आता है क्योंकि काफी सेम है। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन इफेक्ट होती है, ठीक है, और थैलेसीमिया में रिडक्शन होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें बीटा चेन बन ही नहीं रही है और उसमें बीटा चेन में डिफेक्ट आ रहे हैं। तो ये फर्क है कि अगर बीटा चेन नहीं बन रही है तो हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो गया ना, बिना बीटा चेन के हीमोग्लोबिन कैसे जाएगा? उसको 4 हाथ है, 2 हाथ छीन लिए तुमने, तो उसकी फॉर्मेशन ही नहीं हो पाई, राइट। तो थैलेसीमिया के केस में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इंसान में क्या दिखाई देगा तुमको जिसमें हीमोग्लोबिन कम है? वो होगा, ए से वर्ड होता है एनीमिक, एनीमिक क्या पे, एनीमिक, एनीमिक, राइट। तो एनीमिक दिखाई देगा तुम्हें। इसमें तुम्हें बहुत कुछ याद नहीं करना, तुम्हें याद करना है टाइप्स। 2 टाइप होती है थैलेसीमिया की, एक होती है थैलेसीमिया अल्फा, एक होती है थैलेसीमिया बीटा। थैलेसीमिया अल्फा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ये पूछते हैं कौन सा क्रोमोसोम पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा अमीनो एसिड था, बीटा चेन का कौन सा नंबर का अमीनो एसिड था? थैलेसीमिया में तुम्हें क्रोमोसोम का नंबर याद रखना है, ठीक है, एक है 16 और एक है 11। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया होता है जब क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर डिफेक्ट हो, और बीटा थैलेसीमिया होता है जब क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर डिफेक्ट हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई अभी? अब देखो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना, कि जो 16 है ना, क्रोमोसोम नंबर 16, ये बना दिया मैंने होमोलोगस पेयर, है ना, होमोलोगस पेयर होंगे। तो जो जीन है इसे कंट्रोल करने वाला बीटा जीन का, ठीक है, वो जो जीन है वो ऐसे 2 है, 2 का पेयर है। तो 2 के पेयर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीन 4 होंगे। ठीक है, तो 16 क्रोमोसोम पे 2 का पेयर होता है, जो रिस्पॉन्स, अगर उनमें कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा तो कौन सी कंडीशन अराइज होगी? अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया तब होता है जब क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो होमोलोगस का पेयर है उनके पास सिर्फ एक ही जीन का पेयर है, 1 पेयर, यानी कि 2 जीन। तो अगर इनमें डिफेक्ट आएगा तो कौन सी डिजीज होगी? बीटा थैलेसीमिया। इसकी बहुत डिटेल में तुमको नहीं जाना, मैक्सिमम तुमसे क्रोमोसोम का नंबर पूछ सकते हैं और उन क्रोमोसोम में कितने जीन है। तो याद रखना 16 वाला 11 से नंबर बड़ा होता है ना, तो 11 के पास क्या है, 11 इज 1 तो ये एक जीन यहाँ बना लो और एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पे बना लो, और 16 वाले का नंबर डबल कर लेना, इसके पास ये 2 जीन, ये 2 जीन।
क्लियर? यस मैम। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें बनता नहीं है, फिर भी हम एनसीईआरटी तो रीड करेंगे ही। नेक्स्ट डिजीज है हमारी सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्ट तो वर्ड हम समझते ही है ना, सिस्ट का मतलब होता है कहीं अक्यूमुलेशन सी हो जाना, ठीक है। सिस्ट हम ऐसे बोलते हैं कि सिस्ट बन गई है। अब किसी चीज को सड़ने के लिए छोड़ो, एक गंदगी की लेयर बन जाती है, या कभी वुंड होता है तो वुंड के ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है, सिस्ट जैसी बन जाती है, तो सिस्ट इज लाइक अक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग। सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है? एक ऑटोसोमल डिजीज है और रिसेसिव है। अभी बार बार वर्ड आ रहा है ना तो तुम्हें भूल जाएगा, तो याद रखना जब हमने ऑटोसोम स्टार्ट किया है तब से मैं रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ा रही हूँ, राइट? साहिल तुम अब आए हो? ओके, मेंबर्स प्लूटोनियम का एग्जांपल है, ठीक है स्मिता मैं कर दूंगी। ठीक है, तो सिस्टिक फिब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्सेस म्यूकस की एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। देखो बॉडी के अंदर म्यूकस कौन से सेल बनाते हैं? कौन से सेल बनाते हैं? भाव लो। अरे यार सामने लिखा है, क्या हो गया? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल बनाते हैं, तुम्हारी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है। अभी सब इधर आ जाओ, ओके। जो भी तुम एक्स्ट्रा सोच रहे हो सब छोड़ के अभी इधर आ जाओ, नहीं तो आगे की डिजीज खराब हो जाएगी, राइट? तो सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है कि जो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूकस हमारी बॉडी में बहुत जगह बनाते हैं, ताकि पैथोजन जो होते हैं ना, पार्टिकल बॉडी में आ गया जो चाहिए नहीं बॉडी में, उनको वो इंट्रैप कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी फीसिस के थ्रू वो बाहर निकाल दे उनको, ठीक है, या फिर हमारे कफ के थ्रू वो बाहर निकाल दे बॉडी से, या डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे घोल के तोड़ फोड़ के बाहर निकाल दे बॉडी से। तो गॉबलेट सेल नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेस एक्यूमुलेशन होने लग जाए म्यूकस की, बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है, तो हम कहेंगे सिस्टिक फिब्रोसिस होगी। ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। तुम सोचो बॉडी के किसी भी पार्ट पे बहुत म्यूकस बन रहा है, फंक्शनिंग थोड़ी हो पाएगी बॉडी की, है ना। इसोफेगस में बहुत म्यूकस बना लो, खाना कैसे जाएगा नीचे, राइट? तो एक्सेस एक्यूमुलेशन होती है, तो इट्स अ डेंजरस डिजीज, ऑटोसोमल है और रिसेसिव है, ठीक है। तो तुमको इसमें इतना ही करना था, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत थी नहीं, ओके। इतनी बात क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब थोड़ी देर के लिए दिमाग को इकट्ठा करो, ओके। थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करो सारे, और देखो रिवाइज करो। होमवर्क इतना ही है कि क्लास नोट्स करो थोड़ी देर के लिए साइड में। आज 15 मिनट में सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे और सिर्फ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। उसमें तुम्हें पेडिग्री भी दिया होगा, कोई नहीं पढ़ेगा उसे, सिर्फ डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ओके। ये होमवर्क है तुम्हारा। तो अब से पहले मैंने कौन सी डिजीज पढ़ी थी? मेंडेलियन के अंदर क्या इफेक्ट होता है, क्रोमोसोम पे या जीन पे? कितनी डिजीज पढ़ी मैंने इसके अंदर? कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप, ए एंड बी। ठीक है, इतना डन। उसके बाद हमने पढ़े ऑटोसोमल डिसऑर्डर। यो मैम। सबसे पहला कौन सा पढ़ा? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में कौन सी चेन इफेक्ट होती है हीमोग्लोबिन की? बीटा चेन। कौन सी वाली? ग्लोबिन। वेरी गुड। ग्लोबिन। और कौन सा अमीनो एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड। क्या सिंबल होता है उसका? हाँ शिवानी, लगभग कराऊंगी, पूरा तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है 11th को, लेकिन कराऊंगी। अब इसके बाद 11th ही चलेगी। और गैग की जगह क्या बन जाता है? तो ग्लूटामिक एसिड बनना था गैग से, अब उसकी जगह क्या बनेगा? वेलाइन। और कोडोन किसको कहते हैं? ये तीन जो सीक्वेंस होती है ना, GAG, इनको हम कहते हैं कोडोन। जो तीन की सीक्वेंस होती है ना, उन्हें कोडोन कहते हैं। वर्ड आएगा ये, ठीक है। ये पढ़ा था, ओके। सेकंड डिजीज कौन सी पढ़ी थी ऑटोसोम में? फिनाइल कीटोनेरिया के अंदर अक्यूमुलेट क्या होता है? अमाइनो एसिड। फिनाइल एनिलीन। कौन सा जीन डिफेक्ट होता है? फिनाइल कीटोन। और कौन सा एंजाइम नहीं बनता? फिनाइल कीटोन। फिनाइल फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेट्स। वेरी गुड, राइट। और टायरोसिन किसका प्रिकर्सर होता है?
मैम मेलेनिन डोपामीन थायराइड एड्रेनलिन थायराइड हार्मोन वेरी गुड। फिनाइलकीटोनुरिया के बाद कौन सी डिजीज पढ़ी हमने? थैलेसीमिया थैलेसीमिया कितने टाइप का होता है? 2 2 टाइप का क्या क्या नाम है? अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड बीटा अल्फा कौन से क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से क्रोमोसोम होता नंबर है? 16 बीटा किसके डिफेक्ट की वजह से होता है? नंबर 11 6। ठीक है, और उसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? सिस्टिक फिब्रोसिस पढ़ा। और इसमें होता क्या है सिस्टिक फिब्रोसिस में? एक्सेस म्यूकस एक्युमुलेशन इन बॉडी बहुत बढ़िया है। आज तो लेक्चर दे स्टार्ट हुआ था फिर भी इतनी डिजीज होगी, हमें बहुत खुशी है। चलो अब पढ़ते क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन खत्म। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एनिप्लॉइडी वर्ड आ गया। क्या होता है एनिप्लॉइडी? लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। यस मैम। सुनो, ये सेल है, सेल निकाला रख दिया। कितने क्रोमोसोम दिखेंगे मुझे उसके अंदर? 23 का पेयर, यानी कि मुझे हर क्रोमोसोम ऐसे दिखेगा। अगर ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये एक पेयर है जो मुझे मदर से मिला होगा और एक होगा जो मुझे फादर से मिला होगा, है ना। तो मैं इनको कहती हूँ होमोलोगस। ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि मेरे पास क्रोमोसोम इतना आ गया। अब अगर मैं बोलूँ, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है तुमने भी ऋत्विका, अगर मैं बोलूँ इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डाल दो, ये एनिप्लॉइडी है, ठीक है, ये एनिप्लॉइडी है। अच्छा, अगर ये एनिप्लॉइडी है और मैं तुमको बोलूँ एक निकाल दो, ये भी एनिप्लॉइडी है। मेरे नॉर्मल सेल में तो पेयर होना चाहिए था ना, एक निकाल दिया तुमने, एनिप्लॉइडी है, राइट। और अगर मैं तुमको बोलूँ 2 ज़्यादा डाल दो ज़रा, ये भी एनिप्लॉइडी है। और अगर मैं बोल दूँ बाई चांस ये वाला क्रोमोसोम नंबर 1 आया ही नहीं, तो भी एनिप्लॉइडी है। तो समझे, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा जब सेल्स के अंदर, तो एनिप्लॉइडी कहलाएगी। समझ आई? यस नहीं समझ आया? अच्छा चलते को एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, रो मत, कुछ नहीं होता। डिजीज के साथ समझाती हूँ मैं। सबसे पहली डिजीज है हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कोई इसे लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, भगवान कसम मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ठीक है, तो हम क्लीन फिल्टर क्लीन फिल्टर, क्लीन Yes, फिल्टर ma'am, साउंड्स हम वेरी है। अच्छा एक सेकंड रुकना, मैं ना अपनी रूममेट को बुलाती हूँ, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, होल्ड करने जरा। यस मैम। लाइनफेल्टर, इट्स लाइनफेल्टर। समझ में आ गया तुम लोगों को? फिर से बोलो मैम प्लीज रिपीट। ये है, के है साइलेंट और आंसर है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझ मैम गए? आप गूगल करके आए हो क्या? नहीं नहीं, वो मैंने अपनी सहेली से पूछा है। मैम उनकी वॉइस सुनाओ तो। क्यों सुनाऊं मैं, बड़ी पागल है, वो नहीं आना चाहती। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन यार मैंने बचपन से ना इसको बोला है, तो मैं इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही बोलूंगी। अब जो भी है ना, तुम ना अपने दूसरे टीचर से पूछ लेना, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले जो तुमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है, प्रॉब्लम आती है इसमें, वो ये है सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या ऑटोसोम? मैम क्रोमोसोम या क्रोमोसोम ऑटोसोम, घूम गए ना तुम इसमें। मैम क्रोमोसोम क्रोमोसोम ऑटोसोम नहीं होते। मैम एक्स लिंक्ड है मैम। हाँ तो वही क्रोमोसोम ऑटोसोम नहीं होते हैं, पागल बनाते हो मुझे फिर। अरे इधर आओ, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अरे 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 बावलो, खाना पीना खा के बैठा करो तुम बायो की क्लास में। आर्यन तुम्हारी ठीक है ना, आगे इलेक्शन, एक तुम बच्चे मुझे पका क्यों रहे हो, इलेक्शन हो गए, पता है मुझे इलेक्शन हो गए। तो कितने मैसेज आ गए मुझे, हमारे यहाँ इसकी सरकार बनी है। अरे उस सरकार का मैं क्या करूं? हमें तो दे रही है ना सरकार फंड पढ़ाने का, तुम चिल मारो यार।
मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं? एक ऑटोजोमल होते हैं, ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। भाषा लिख लो भैया, तुम्हारी खराब है, वैसे तो मेरी भी खराब है, लेकिन तुम पेपर दे रहे हो। और एक होता है सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, उसी तरह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी तो बाबलो यही हुआ ना, ऑटोजोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरा होगा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। यार तुम भी, क्रोमोसोमल ऑटोसोमल एक ही बात है, कौन सी अलग बात थी? राइट, ओके। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में अगर पढ़े तो इस पिक्चर से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इसमें देख लो आप, मेल है तो इसमें जो नॉर्मल मेल है हमारा वो ये है, ठीक है, और ये जो है इनको ये डिजीज है क्लाइनफेल्टर, ठीक है, तो ये डिजीज है। तो अगर आप देखोगे इस मेल में तो इसमें आपको फेमाइन मतलब फीमेल कैरेक्टर आपको एक्सपीरियंस में दिखाई दे रहा है, राइट, मॉर्फोलॉजिकली फीमेल कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। नो रित्विका, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। जिस दिन मेरे लेक्चर में टाइम होगा उस दिन समझाऊंगी तुझे। तो ये आपको फीमेल फीचर दिख रहे हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट, राइट। तो जब फीमेल फीचर दिखने लग जाए किसी मेल के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गनाइकोमेस्टिया, ठीक है। तो गनाइकोमेस्टिया क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है नीट का, ठीक है। तो गनाइकोमेस्टिया इज ए कंडीशन जब मेल बॉडी में तुमको फीमेल फीचर दिखाई देने लग जाए, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये होता है, ठीक है। मतलब इसमें मेल हार्मोन बन रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं बन पा रहे, तो फीमेल हार्मोन डोमिनेट कर रहे हैं, इस वजह से फीमेल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फॉर्मेशन इज ए फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर तुमने ह्यूमन में पढ़ी है तो वहां पढ़ा होगा, सेकेंडरी कैरेक्टर जो बॉडी के होते हैं, ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होना, बॉडी का कर्वी होना, वो सब हॉर्मोन्स की वजह से होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स है। तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, उसका सिग्नल एक्स क्रोमोसोम देता है, तो इस मेल के अंदर वो एक्स क्रोमोसोम ऐसा करवा रहा है, लेकिन इसका जेंडर अभी भी मेल है। तो गनाइकोमेस्टिया कंडीशन तुमको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिखती है, ये नीट का क्वेश्चन है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। यस, क्योंकि आर्यन इनकी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, इसकी फॉर्मेशन, एल्वुलर टिश्यू की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, इस वजह से उनकी ब्रेस्ट इस तरीके से दिखाई देती है, राइट। अब देखो जीनोटाइप कैसा होता है, जीनोटाइप मतलब उसके जीन कैसे हो गया। तो इनके साथ क्या हुआ, मेल कैसे बनता है, मेल के पास क्या जीन होता है, एक एक्स आता है, राइट, मदर से, और एक वाई आता है फादर से, लेकिन मदर से गलती से एक और एक्स आ गया। अगर एक और एक्स आ गया तो कंडीशन होगी एक्स एक्स वाई, तो इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ। यस मैम। हाँ बेटा, ये सिर्फ मेल्स में होता है, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए, लेट्स से दिस एक्स इज एक्स्ट्रा, तो हम इसको कहेंगे सबसे पहले जीनोटाइप ये है। तो आपको जीनोटाइप पे डिजीज गेस करने के लिए आ सकती है, तो पता होना चाहिए जब एक्स्ट्रा एक्स दिखेगा तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, ठीक है। और इसमें क्योंकि वाई है ना, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन एक्स वाला उसको पूरी तरीके से करने नहीं देगा, राइट। आर्यन माइक बंद, ठीक है। तो जीनोटाइप रहेगा हमारा ये, लेकिन जेंडर अभी भी मेल है। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम है उसके पास, तो अभी भी वो मेल ही है, लेकिन उसके पास जेनिटल्स होंगे पर अंडर डेवलप्ड, जैसे कि उसकी पीनस और जो टेस्टिस होगा वो रूडिमेंट्री होंगे, मतलब फंक्शनल नहीं होंगे, प्रेजेंट होंगे लेकिन पूरी तरीके से फॉर्म नहीं होंगे, तो वो फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा मेल जो होगा वो स्टेराइल होगा, मतलब कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, कैन नॉट रिप्रोड्यूस का मतलब होता है वो सेक्सुअल एक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। और वो कौन सा वर्ड था जो मैंने कहा जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जो ये मेल शो करते हैं? यस यस, शाबाश, वेरी गुड। मैम इसमें सी साइलेंट नहीं आएगा? मैम इसमें सी साइलेंट नहीं आएगा गायनेकोमेस्टिया में? गायनेकोमेस्टिया सुना है मैंने, पर प्रोनाउंसिएशन मैं बोल सकती हूँ गलत होती है, हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट भी चलता है और कुछ अमेरिकन भी बोलते हैं, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो हो सकता है कोई दूसरे साइड से भी बोल रहा हो। बेटा माइक बंद कर ले। हाँ हाँ, ओके सुनील। ओके मैम। ओके चलो। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, एक सेकेंड, ये ऑटोसोमल डिजीज थी या सेक्स लिंक्ड? शाबाश, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया ना, 2 आने थे लेकिन 3 आ गए, तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, यस मैम। ट्राई मतलब 3। नेक्स्ट जल्दी, टर्नर सिंड्रोम। व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम?
टर्नर सिंड्रोम जिसमें कैरियोटाइप XOO होता है। कैरियोटाइप क्या होता है? न्यूक्लियस का टर्न। क्रोमोसोम्स की एक साथ फोटो। एनसीईआरटी खोलो, डाउन सिंड्रोम देखो, वहां क्रोमोसोम की फोटो लगी यो मैम। है ना? वो जो पूरा चार्ट है ना, वो पूरी फोटो है जहां पे तुम्हें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं, वो उस फोटो को हम कहते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, जैसे ही मेरी फोटो को कहेंगे सेल्फी, वैसे उस फोटो को कहते हैं कैरियोटाइप। तो अगर तुम्हारे क्रोमोसोम की मैं फोटो निकाल लूँ तो वो कैरियोटाइप है। ठीक है, तो कैरियोटाइप कैसा होगा? चला रहे हैं ओके भाई, क्लास के बीच में इंस्टा चला रहे हो तुम? ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है मुझे। ऐसा है? ऐसा है तो क्लास छोड़ के चले जाओ। ऐसे अपना टाइम और मेरा टाइम खराब मत करो। मैम कौन चला रहा है? वो मुझे नहीं पता, मैं बता रही हूँ भाई, अगर कोई चला वला रहा है तो एक तो जो चला रहा है और एक जो मुझे मैसेज कर रहा है उसको भी पता चल ही रहा है। तो भाई जो भी बीच में फोन चला रहा है वो क्लास से जाओ, आराम से फोन चलाओ, आ जाना दूसरी क्लास में, कोई चक्कर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लो, नहीं तो मत पढ़ो। मर्जी है तुम्हारी, डॉक्टर तुमने बनना है, राइट? मुझे पता कुछ ना कुछ बच्चे तो निकल ही जाएंगे, राइट? बाकी तुम्हारी अपनी श्रद्धा कपूर है। तो कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप है एक्स, और ओ का मतलब है एब्सेंट। तो हम एब्सेंट को खाली नहीं छोड़ते, हम एक ओ लिख देते हैं उसके आगे या जीरो लिख देते हैं आगे उसकी। ठीक है, हाँ ऋत्विका, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एक्स्ट्रा नॉलेज थी ना इसलिए यहाँ नहीं दी मैंने, एनसीईआरटी वाला पूरा बता रही थी अभी, राइट? ओके तुम मैम। सही बोल रहे हो। तो कैरियोटाइप क्या होता है कि एक एक्स आया, यानी कि एक एक्स आया ना इसके पास और कोई आया नहीं। अगर इसके पास एक और एक्स आता तो ये बन जाती फीमेल प्रॉपरली। अगर इस एक्स के साथ एक वाई आ जाता तो ये प्रॉपरली मेल बनता, लेकिन यहाँ तो काम खराब हो गया, एक्स अकेला रह गया। एक्स अकेला रह गया तो अकेला एक्स अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर हो गई दिक्कत। ठीक है, तो जब एक ही एक्स आया तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं पहले तो, एक वर्ड। दूसरा, इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। लेकिन जेंडर क्या कहेंगे, क्योंकि वाई तो नहीं है ना, अकेला एक्स है ना, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसका जेंडर फीमेल है और ये भी स्टेराइल है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें प्रॉपरली फीचर्स डेवलप नहीं हो पाते बॉडी के ना, ओवरीज अंडर डेवलप रह जाती है। तो ओवरीज अंडर डेवलप रहेगी तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे ना? तो दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम। और उसकी नेक कैसे दिखती है? जैसे ये बेबी है तो इसकी नेक देख रहे हो, ये वेब्ड नेक है, ये वाली नेक वेब्ड कहते हैं इसको। जैसे अगर मेरी नेक देखोगे तो तुमको प्रॉपरली दिखेगी यहाँ से, इससे यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट? एक शेप आती है। वेब नेक होती है कि आप नेक को अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं करते, फेस और नेक ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देता है, तो दैट इज वेब्ड नेक। अब अगर कोई बहुत ओवरवेट है तो हो सकता है उनमें भी ऐसा लगे, पर वो वेब नेक नहीं होती, वो दूसरी कंडीशन है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो इनकी नेक वेब्ड होती है और भी इनमें डिफॉर्मिटीज होती है, तो ये तुम्हें याद रखना है। टर्नल सिंड्रोम सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम है? मैम सेक्स लिंक्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ नीट में नहीं, तुम किसी भी एंट्रेंस देने जाओगे ना, अगर हेरिडिटी उसमें चैप्टर है तो उसमें डाउन सिंड्रोम पे क्वेश्चन आने के चांसेस एक्चुअल में 99% है। ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ द पेपर आई हैव सीन डाउन सिंड्रोम पे क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन जो कौन से क्रोमोसोम को इफेक्ट करता है, इसी का कैरियोटाइप आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तुम्हें कैरियोटाइप आना भी चाहिए। तो क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर 21 पे क्या होता है कि होमोलोगस पेयर आना था ऐसा, लेकिन क्या हो जाता है गलती से एक्स्ट्रा आता है कि कम होता है? ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी मतलब दो आने थे लेकिन दो की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए, तो मैं ऐसे कहूंगी ट्राइसोमी हो गई। ट्राइसोमी होगी तो दिक्कत हो गई, इन्होंने दो ने मिलकर अच्छे से बॉडी चला लेनी थी, देखिए 3 ने आगे गड़बड़ कर दी, तो ऐसे लोगों को कंडीशन होती है डाउन सिंड्रोम, राइट? तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या कंडीशन होगी? क्रोमोसोम नंबर 21 में डिफेक्ट हो गया है, वहां पर हो गया ट्राइसोमी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 इज देयर। इज इट अ सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोम? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अभी तक सेक्स लिंक करे थे, अब ऑटोसोमल पे आ गए हम लोग, है ना? तो गलती नहीं करनी है, राइट? अब ये वालों में कंडीशन क्या होती है कि क्या ये फर्टाइल होते हैं? यस, यस मैम। फर्टाइल है ये फर्टाइल है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन होती है। यस, यस मैम। मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है? हाँ आंचल। मैम मुझे ऑटोसोमल और सेक्स लिंक का पता ही नहीं चल रहा है। ओ ऐसा हो गया। अरे देखना कि क्रोमोसोम हमारी बॉडी प्रीवियस स्लाइड
बहुत पिटोगे तुम सारे मुझसे, ठीक है? 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लिख लिया ये वाला? यो मैम। ओके। यस मैम। ओए क्रोमोसोम कितने हैं तेरी बॉडी में? बता भाई, तेरे सेल में कितने हैं? जल्दी बता। 23 23 ना? तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट से लेकर 22 तक गिनती लिख लूं, है ना? ये रहा 23। ये जितने 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा, इसको कहते हैं ऑटोसोम, इनका नाम है। और ये तुम्हारा सेक्स डिटरमाइन करने में, तुम्हारी बॉडी में कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर देने में इनका कोई हाथ नहीं होता, इनका कोई लेना देने नहीं है, बाकी बॉडी संभालते हैं। सिर्फ एक क्रोमोसोम का पेयर है जो एंड में पड़ा होता है। अब तुम हो महिला, तो ये रहा तुम्हारा पेयर एक्स एंड एक्स का। तो ये जो 23rd पेयर है ना क्रोमोसोम का, जो तुम्हारे हर एक सेल में पड़ा है, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बात समझ आई? यस मैम। अब देख, अगर गड़बड़ी हो गई 1 से 22 नंबर तक के क्रोमोसोम के बीच में, तो मैं उस डिजीज को बोलूंगी ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर गड़बड़ी हो गई सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो मैं उसको बोलूंगी सेक्स लिंक डिसऑर्डर। समझ आई? यस मैम। ओके। ज्यादा स्पीड में हो गया है क्या? बता दो। नो मैम। मैम। नो मैम, मानते भी नहीं है। गुड। यस, इट्स अ सेक्स क्रोमोसोम। 23rd हर ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है? अब देखो, डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंफॉर्मेशन ज्यादा। सबसे पहले फर्टाइल, इससे पहले जितने मैंने तुमको बताए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर डिसऑर्डर, क्या वो फर्टाइल थे इंडिविजुअल या स्टेराइल थे? थे, लेकिन ये फर्टाइल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। मेंटल रिटार्डेशन, इससे पहले नहीं बोला ना, यहाँ आएगी मेंटल रिटार्डेशन। कौन सी डिजीज थी जिसमें ब्रेन में मैंने बताया था मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, एक्यूमुलेशन होगी अगर अमीनो एसिड की? तो ऐसे लिंक करते हुए जाया करो। मेंटल रिटार्डेशन हमें इसमें मिली। कैरियोटाइप कैसा है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये होगी एनीपुलॉइडी ट्राइसोमी। ट्राइसोमी भी है और एनीपुलॉइडी भी है। क्या है? अब एनीपुलॉइडी को जब तुम डेफिनेशन लिखोगे तो दोबारा से अपनी डेफिनेशन को देखना, फिर तुमको समझ आएगा, ठीक है? सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोट्यूडिंग टंग, मतलब टंग थोड़ी बाहर को रहती है, मतलब वो नॉर्मली बैठे हैं ना अगर अपने मुंह पे, तो उनके मुंह से, उनके लिप्स के बीच में से थोड़ी सी टंग बाहर निकलती रहेगी, दैट इज प्रोट्यूडिंग टंग। पूरी बाहर नहीं, थोड़ी सी बाहर रहेगी। एंड फरोड टंग। फरोड टंग क्या होती है? कुछ ऐसी टंग होती है, ये वाली देखो। ऐसे नहीं उनको पेन होती है इसमें, ये नॉर्मल कंडीशन है। बहुत लोगों में ऐसी होती है जिनको डाउन सिंड्रोम नहीं है ना, उनमें भी फरोड टंग दिखेगी आपको, ठीक है? एक नॉर्मल कंडीशन है, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं है किसको, ठीक है? नहीं बेटा, इतनी ज्यादा नहीं होती कि स्नेक की तरह दिखे, बावला है क्या? तो ये फरोड टंग है, ऐसे ऐसे दरारे से दिखेगी जिसमें कोई पेन नहीं होती, पर ये मिर्ची खाते हैं ना तो उनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। तो नॉर्मली लोगों में भी दिखती है, पर डाउन सिंड्रोम वालों में दिखेगी तुम्हें। और प्रोड्यूडिंग टंग का मतलब है ये वाली, जैसे ये प्यारे से बेबी में आपको प्रोड्यूडिंग टंग दिख रही है ना थोड़ी बाहर को, तो ये प्रोट्यूडिंग टंग होती है। पाम क्रीज होता है। पाम क्रीज, पाम क्रीज क्या होता है? हाथ देखो अपना, तुमको रेखाएं दिख रही हैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है सारी। इनके केस में ना आपको ये एक रेखा हॉरिजॉन्टल, ये दिस इज पाम क्रीज, ऐसी दिखाई देती है पाम क्रीज। तो पाम क्रीज एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है पहचानने का। और नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है, ये इसका रीजन हो सकता है एक, कि क्यों एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी आ गई, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से एक्स्ट्रा कॉपी आई 21 पे और डाउन सिंड्रोम हुआ। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करो जरा स्टार, ठीक है? डन? मैम 7 एक बार समझा दो। हाँ, मैंने समझा ही नहीं अभी मैम तक। प्लीज रिपीट कर दो। अरे मैंने बताया नहीं वो तो, मैंने तो बस बोला स्टार कर लो। अब मुझे ये बताओ कि लिख लिया सबने? यस मैम। किसकी क्लास है मेरी? क्लास किसकी है मेरी? फिजिक्स। फिजिक्स। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर ले। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बता दूं। यस मैम। इसका लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। नेक्स्ट, डन मैम। इसको लिखो, ये लिख के आना तुम्हें, ये वाला, डन मैम। ये वाला, ये वाला, ये तो नहीं, इसे भी लो, डन मैम। ये वाला भी लो, डन मैम। दिस वन, मैम ये तो कल वाला है, नोट किया हुआ है। ये वाला करा,
यस मैम। जिसने नहीं करा वो कर लो भाई, ये एस करके सबका आगे करवा देगी। मैम हमने प्लीज कर क्रॉस लिया वाला है। दिखाना एक बार। देगा। मैं कहा था ये बच्ची ये करवा देगी सबका आगे। डन मैम। चलो ये वाला एटलीस्ट वो बोल तो रही है, बदतमीज हो तुम भी बोल लो। डन। मैम डन ये मैम। ये भी लो। डन मैम। ओके। डन मैम ये मैम। डन मैम। डन Done. डन Yeah. डन मैम। तो रो क्यों रही है? मैम मैम कोल्ड लगा है, रो नहीं रही हूँ। 1 2 3 नेक्स्ट। 1 2 3 डन मैम। नेक्स्ट। 1 2 3 नेक्स्ट। 1 2 3 नेक्स्ट। अभी किसी का 3 में नहीं हो रहा तो बता दे। 1 2 3 नेक्स्ट। हर्ष सर की क्लास है ना? लेट मी चेक, सर तो नहीं है या मैम। आगे क्या? डन मैम। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। रुक जाओ भाई, उनकी क्लास है। डन डन। मैम। Done, ma'am. डन यस मैम। डन मैम। ओके। Done, ma'am. दिस वाला मैम हो Done, ma'am. गया। बेटा इतने टीवी की आवाज में पढ़ कैसे रही है? डन मैम। Done. मैम इसके 7 पॉइंट समझा दो। हाँ हाँ समझा रही हूँ, क्या हो गया, रुक जा, टेंशन ना ले। Ma'am, previous slide. हम्म, Done, ma'am. ये लो, ये लिया वेट मैम। बेटा 54 kg। डन मैम। ठीक है,